सबके सर पे हाथ रख के देना अपना प्यार साईं। सेले सेले दबड़ुए तेरा एक लिया जाना, इरख प्रेमिये दे सीने अग लाई गया, सीने अग लाई गया। नी मैं दर दर टेके मथे ते वर्त भी किन्ने रखे, मिगी लभया नी कोई सच्चा, नी मैं आन गवांडी दिखे मेरा मुक्या नी, हाले तक सोग वे कैसी कर दे प्यार पला हो। तो आप ये मत सोचें कि हमें रैप पसंद नहीं है, आप अच्छा बड़ा रैप दीजिए, हम आपके फैन हो जाएंगे भाई, आप हमारे उस्ताद, हम आपके चेले हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, आप अच्छा तो दीजिए यार। जो ये सोचते हैं कि म्यूज़िक इज़ जस्ट कप ऑफ टी, उसको पियेंगे हम सिंगर बन जाएंगे, जो ये सोचते हैं कि म्यूज़िक बिना मेहनत किए हुए हम मज़े से कर लेंगे, जो कहिए है ना, मजाक है। जो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी में वो म्यूज़िक कर ले, तो उन लोगों को आप सिर पे मत चढ़ाएं, बस ये मेरी इल्तिजा रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने हमें यूज़ किया अपने तबले ढोलकियाँ उठाने के लिए। ये मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने सिखाया कुछ नहीं, हाँ उन्होंने म्यूज़िक नहीं सिखाया, ये तो मुंह पे कहता हूँ। उन्होंने ये सिखाया कि भाई आंखें बंद करके किसी पर विश्वास मत कर लो, मतलब सीधा सीधा माइंड सेट बना दिया हुआ है, नैरेटिव सेट कर दिया कि लड़के हमेशा गलत होते हैं जी, लड़की ही हमेशा सही है। ऐसा होता नहीं है, लड़की भी क्रिमिनल हो सकती है, लड़की भी गलत हो सकती है, लड़के तो गलत हो सकते हैं, क्यों नहीं। जितना सपोर्ट आप फीमेल को कर रहे हो उतना ही मेल को करो। हम लोग एक कभी डिज़ाइन कर रहे हैं, एक क्लासिकल मैशअप करने का सोच रहे हैं, रियासी डिग्री कॉलेज में म्यूज़िक का सब्जेक्ट तक नहीं है। हमने क्या बोला था अब इस इंटरव्यू में, आप फैन सिद्धू मूसेवाले के हो, आपको नुसरत साहब कहाँ से पसंद आ जाएंगे। हुनर तो सब में होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स के खास प्रोग्राम रियासी के कलाकार में। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा और आज हम आए हैं एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाने जिन्होंने अपनी गायकी की छाप सिर्फ रियासी में ही नहीं बल्कि रियासी के बाहर भी छोड़ी है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको रियासी के ही कलाकार चमन लहरी जी से। तो चमन लहरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी रियासी अपडेट्स का, और रियासी अपडेट्स के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू जी। तो चमन जी, हमने सुना है कि शुरुआती दिनों में आप एज अ रिदमिस्ट काम करते थे, तो रिदमिस्ट से एक सिंगर तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? एक्चुअली मैंने रिदमिस्ट से सिंगर का सफ़र नहीं किया है, सिंगर से रिदमिस्ट का सफ़र किया है ना। स्टार्टिंग में मैं गाने में इंटरेस्टेड था बहुत ज़्यादा, और जब मैं म्यूज़िक सीखने लगा तो एक्चुअली जो ताल है ना, स्वर के साथ ताल, जैसे आत्मा और शरीर का संबंध यूँ समझ लो, एक शरीर का जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो ताल है ना, उसके बिना म्यूज़िक खड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले रिदम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बीट का, है ना। तो फिर मैंने अपने उस्तादों से रिदम सीखा थोड़ा अपने लिए, जितना मैं अपनी समझ के लिए। तो फिर उसको प्रैक्टिकली करने के लिए मुझे फिर फील्ड में काम करना था। तो फिर मैंने जागरण में अलग अलग शोज़ में अलग अलग सिंगर्स के साथ रिदम किया। तो फिर मुझे थोड़ा, जब मुझे लगा कि नहीं अब ठीक है, फिर मैं वापस सिंगिंग पे आ गया जी। एक डोगरी अपकमिंग मूवी है जिसका नाम है आऊँ शिंदा, इसमें आपके 2 गाने हैं, एक कवाली और एक डोगरी गाना। तो आप उस डोगरी गाने की 4 लाइनें हमें गा के सुना दीजिए। जी ज़रूर। आऊँ शिंदा जो मूवी है, डोगरी मूवी, अपने आप में एक बहुत ही अच्छी मूवी जो बनाई हुई है, सुमन केसर प्रोडक्शन के बैनर के नीचे वो मूवी बनी है। एंकर एंड एक्टर धारुन केसर डीके भाई जी हमारे बहुत ही अजीज़ हैं, उन्होंने इस मूवी को फ्रेम किया है, काम किया है, एज ए लीड एक्टर उसमें काम किया हुआ है। तो इसके 2 गाने हैं, मैंने लिखने की कोशिश करी है उसमें और उसको कंपोज भी किया और गाया है। तो वो गाना बहुत चला है, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया है। अंबरे दा चन तुगी दिखी शर्माई गया, रूप रंग दिखी फुलेगी पसीना आई गया, सैले सैले दबड़ुए तेरा एक लिया जाना, इरख प्रेमिये दे सीने अग लाई गया, सीने अग लाई गया। के नचना गाना तेरा सो सबल खाना तेरा, लख बदलेगी बल पाई जंदा जंदा, बंदूका बिल्लियां अखियां तू भरिए रखियां रखियां, मेरा कड्डिए कलेज डूले जंदा। ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चमन जी, आप जैसे ऑल इंडिया डिवोशनल कंपटीशन कटरा के विनर भी रहे हैं।
आपको नहीं लगता कि ऐसे कोई कंपटीशन स्टेट लेवल के लिए भी होने चाहिए, ताकि हमारे जो सिंगर हैं, जो अपकमिंग जो लोग हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उनको भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिले? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन जो है ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है। पूरे ऑल इंडिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि जम्मू में सीखने की इतनी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, इतने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, माइंड सेटअप वैसा नहीं है। आप देखते होंगे कोई फीमेल आर्टिस्ट अगर गा रही है ना, तो अगर दूसरे की बेटी है वो गा रही है ना, तो लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब अपनी बेटी उस प्रोफेशन को पकड़ती है तो उसको वो टोकते हैं, नहीं नहीं इसमें नहीं जाना है, म्यूज़िक में आपने नहीं जाना, गाना नहीं है ना। लोगों का हमारे ये माइंड सेट है कि भगत सिंह पैदा हों पर वो किसी के घर पे हों, मेरे घर पे नहीं हूँ, ऐसा माइंड सेट तो जम्मू का है। वो तो मैं कहता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे परिवार से मैंने ये चीज़ फेस की हुई है। तो अब नेशनल लेवल का कंपटीशन करने के लिए हम लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जम्मू के आर्टिस्ट को स्पेशली, क्योंकि हमें इतना बेसिक्स का ज़्यादा पता नहीं है, क्लासिकल का म्यूज़िक का इतना पता नहीं, ज़्यादा सीखा नहीं ना, क्योंकि फैसिलिटी वैसी नहीं है। सीखा है जिन आर्टिस्ट ने बाहर जाके सीखा है, उस्ताद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो उस्ताद लोग इतने स्टूडेंट्स को अटेंड नहीं कर पाते। तो अब नेशनल लेवल का है तो फिर जम्मू के आर्टिस्ट को उसको मतलब कवर करना मुश्किल होता है। तो मैं ये मेरा है मतलब एक मेरी सजेशन ही समझें आप, कि एक जम्मू के लिए स्पेशली एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें सिर्फ जम्मू के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करें और सबको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, ताकि जम्मू के लेवल पे वो इस्टेब्लिश हों, अच्छे आगे बढ़ें, है ना। तो ये तो होना ही चाहिए। सही क्वेश्चन आपने पूछा जी। थैंक यू। हमें ये भी बताइए कि आप जिस जोनर में गाते हैं, क्या आप इसी जोनर में कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसी में फेमस होना चाहते हैं, या किसी और में भी ट्राई करना चाहेंगे? जी एक्चुअली जोनर की प्रॉब्लम उस सिंगर को आती है जिसने बेसिक्स कम नहीं सीखा होता, या मतलब जो पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को पकड़ के उसी में करने की सोचता है। तो जो क्लासिकल सीख रहे होते हैं उनके लिए जोनर की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आती है, क्योंकि इस क्लासिकल का जो आर्टिस्ट है, जो सिंगर है, वो कुछ भी गा सकता है। ये मेरा मानना है, ये सब जानते हैं इस बात को। क्लासिकल वाला जो आर्टिस्ट है, क्लासिकल सिंगर जो है, जो क्लासिकल सीख रहा है बेसिकली, उसको पता होता है कि फोक को अगर गाना है तो उसमें क्या मतलब किस टेक्निक से उसको गाना है। अगर लाइट गाना है तो उसमें कितना हमने मुर्कियाँ देनी है, कितना उसमें मतलब वेरिएशंस देनी है। अगर सेमी क्लासिकल गाना है तो क्लासिकल से डिफरेंट कैसे करना है, उसको क्लासिकल से कम कैसे करके गाना है। तो क्लासिकल गाना तो उसमें फुली परफॉर्मेंस कैसे देनी है। अगर वेस्टर्न गाना है तो उसमें कैसे किस टेक्निक से स्वर लगाने। तो क्लासिकल जो है सब जैसे एक बिल्डिंग के लिए एक फाउंडेशन होती है ना, क्लासिकल वो है। हर तरह के म्यूज़िक के लिए मतलब क्लासिकल तो बहुत ज़रूरी है। हर तरह का गाऊंगा मैं, कोई इशू नहीं है ना। कोशिश ये करेंगे, अब मैं और मेरे भाई जी हैं सिंह गुरजीत जी, हम लोग जुड़े हुए हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक कभी डिज़ाइन कर रहे हैं, एक क्लासिकल मैशअप करने का सोच रहे हैं। तो किसी बंदिश को पकड़कर हम उसको इस टेक्निक से पेश करेंगे कि यंग जनरेशन को भी अट्रैक्ट करे और हमारे जो क्लासिकल जो मेस्ट्रो लोग हैं बैठे हुए, वो भी हमें आशीर्वाद दें। तो उसके अलावा हम लाइट में काम कर रहे हैं। गज़लें हमने कंपोज़ करके रखी हुई हैं। गुरजीत भाई की गज़ल बहुत अच्छी उन्होंने कंपोज़ करी है, मैंने एक गज़ल डोगरी में लिखने की कोशिश करी है। गीत हम लोग कर रहे हैं, गाने हम कर रहे हैं। उनका एक गाना आया है इश्क दा रोग, वो क्लासिकल सीखे हुए हैं बेसिकली, उनका बेस क्लासिकल का है। पंजाब से उन्होंने मास्टर्स की, एमए की है, हमने इकट्ठे करी है एमए वहाँ से। वो क्लासिकल इतना अच्छा गाते हैं। लेकिन आप उनका गाना सुनिए इश्क दा रोग, जीएस प्रोडक्शन पर जाकर, उसमें कोशिश ये करी गई है कि हमारी जो ट्रेडिशनल डोगरी है उसको मॉडर्न तरीके से पेश किया जाए। तो उसका म्यूज़िक एकदम नया है, नई जनरेशन को अट्रैक्ट करने के मद्देनज़र रखते हुए हमने वो किया हुआ है। और गुरजीत भाई ने तो बाकमाल उसमें गाया हुआ है, और उनको मतलब बिल्कुल हुबहू ऐसा लगता है कि नहीं वो इसी जोनर के लिए बने हुए हैं। लेकिन जब वो गज़ल गाते लगता है उसी जोनर के लिए बने, जब वो लाइट गाते लगता है इसी जोनर के लिए। ये क्लासिकल यही चीज़ है, बहुत ही मतलब यूँ समझें कि क्लासिकल के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं बयां करूँ कि वो क्या है जी। तो चमन जी, हमने आपको ये भी कहते हुए सुना है कि फीमेल आर्टिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल आर्टिस्ट, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब आपने रियल लाइफ में ऐसा कुछ फेस किया है? टेढ़ा सा क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर, एक बार मुझे किसी ने मैसेज किया FB पे ही पर्सनली इनबॉक्स में मेरे किसी इंटरव्यू को सुनकर कि आपने फ़ीमेल आर्टिस्ट के लिए बोला कि भाई जो नॉन टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं तो उनको भी। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कौन होता हूं किसी को ये कहने वाला कि कोई टैलेंटेड है कि नहीं है ना। मैं कोई जज नहीं हूं किसी का, है ना। मैं कौन होता हूं किसी को जज करने वाला कि किसी में टैलेंट है कि नहीं है। इस दुनिया में जो भी आया है ना, उसमें हर एक शख्स में कोई ना कोई टैलेंट है। अब किसी में गायकी का है ये तो अलग बात है, हो सकता है कोई किसी और काम में मास्टर हो सकता है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, वो टैलेंट है ना। ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए मैंने बोला कि नॉन टैलेंटेड को मौका मिला, या मैंने ये भी नहीं कहा कि फ़ीमेल को मौका नहीं मिलना चाहिए। मैंने ये कहा था
कि अगर आप फीमेल आर्टिस्ट को एक प्रेफरेंस दे रहे हो किसी एक चीज़ को विन करने के बाद, या किसी एक मतलब पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए, अगर वही अचीवमेंट कोई मेल आर्टिस्ट कर रहा है तो सेम उसको रिकग्निशन, अब सेम उसको आप प्रेफरेंस दो, उतना ही उसको, जितना सपोर्ट आप फीमेल को कर रहे हो उतना ही मेल को करो, है ना। जो जेन्युइन आर्टिस्ट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, क्योंकि म्यूज़िक में हम लोग बॉर्डर तक नहीं देखते, तो फिर मेल फीमेल कहाँ देखेंगे, है ना। तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बियॉन्ड द बॉर्डर्स, बियॉन्ड द लिमिट्स, है ना, मतलब सीधा भगवान से मिलने का एक रास्ता है म्यूज़िक। इसमें मेल फीमेल वाली बात नहीं है, बस ये है कि पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, ना वो मेल के साथ ना वो फीमेल के साथ। अगर फीमेल अच्छा गा रही है आप उसको हटाकर मेल को डालो, ये भी गलत है। अगर मेल अच्छा गा रहा है आप उसको उसकी जगह फीमेल को डाल दो, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ डिज़र्व करता है उसको वो मिलना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आपने एक्सपीरियंस के लिए बोला, तो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, इनफैक्ट बड़े सारे एक्सपीरियंस रहे हैं। मैंने डिबेट कंपटीशन में वुमेन एम्पावरमेंट पे बोला हुआ है, स्टेट लेवल पे बोला हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं आर्टिकल भी लिख चुका हूँ। ऐसा नहीं मैं अनपढ़ तो हूँ नहीं, है ना, MA BEd करके बैठे हुए, तो ऑब्वियसली हमने वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ा होगा, तो उसको समझा भी होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा, है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट हम नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, है ना। मैंने कई बार देखा हुआ, एक लड़की है, मैं जानता हूँ उसको, मेरा एक दोस्त था, वो अफेयर में थे, मैरिज का कुछ था, उनका मैरिज करनी है, तो लड़के ने कहा कि मुझे पहले आप अपने पैरों पर खड़े होने दो, कोई जॉब मिल जाए, कुछ हो जाए, 3-4 साल का वक्त दो। उसने उसको प्रेशराइज़ किया कि मैं तेरे पे कोर्ट केस कर दूंगी, और उसने किया। उसने उस पर ऐसी एलिगेशन लगाई कि जो नहीं थी, है ना, इवन कि रेप तक का उस पर एलिगेशन लगा दिया। उसको इतनी मार पड़ी है बेचारे को, उसकी, मुझे लगता है उसकी हड्डियाँ तक तोड़ दी पुलिस ने। उसको ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि जो लड़की बोल रही है, मतलब सीधा सीधा माइंड सेट बना दिया हुआ है, नैरेटिव सेट कर दिया कि लड़के हमेशा गलत होते हैं जी, लड़की ही हमेशा सही है। ऐसा होता नहीं है, लड़की भी क्रिमिनल हो सकती है, लड़की भी गलत हो सकती है, लड़के तो गलत हो सकते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि देखो, जो क्राइम है वो किसी मेल फीमेल में डिवाइड तो नहीं होता ना, लड़की भी चोरी कर सकती है और लड़के भी कर सकते हैं। तो वैसे ही बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना उस बात तक पहुँचे, हम लड़कों पर सीधा ही मतलब कार्रवाई कर देते हैं कि लड़की ने अगर बदतमीजी का केस दर्ज कर दिया, उसको जाते पर थप्पड़ 4-5 पड़ेंगे, उसके उल्टे हाथ ऐसे बांधेंगे, उसको दे मार चलेगी, वो बाद में जाके पता चलेगा कि वो तो बेचारा बेकसूर था। उसके अलावा रियासी, मैंने जैसे मीडिया के लिए बोला था कि हाँ, पहले शुरुआती दिनों में मुझे मीडिया ने भी इग्नोर किया, है ना। खैर, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये मेरी पब्लिक जानती है जो मुझे प्यार करती है। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना देखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम बहुत उम्मीद रखते होते हैं, कोई भी एक अच्छा आर्टिस्ट होता है वो यही उम्मीद रखता है, उसका सहारा होता है एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसे वहाँ से प्रेफरेंस मिलेगी, वहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगी। मुझे रियासी से ही इग्नोर कर दिया गया। शायद आप भी इस बात से, पूजा वर्मा जी, इत्तेफाक रखेंगे, आप मुझे जानती हैं काफ़ी देर से। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15 साल हो गए यहाँ पे स्कूलों के बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए, उनकी हेल्प करते हुए, उनको डांस में हेल्प करते हुए, उनके साथ एज ए रिदमिस्ट काम करते हुए, एज ए सिंगर मैंने बच्चों के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, गाया है, और उन्होंने वहाँ पे प्राइज़ विन किए हुए। इवन कई बार मैंने 4-5 स्कूल हैंडल किए, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरे द्वारा कोरियोग्राफ किए हुए स्कूल आए। मैंने एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे मौका दिया जाए कि मैं ग्राउंड में अपने पूरे ग्रुप को लेके, 15 आदमियों का आर्टिस्ट का ग्रुप होगा, हम पेट्रियोटिक परफॉर्मेंस देंगे, 3-4 गाने हम गाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत कर देंगे जो हमारा इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन होगा या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। मुझे कहा गया कि हम सोलो आर्टिस्ट को अलाउ नहीं करते। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, एक लड़की को ग्राउंड में अकेले रैप गाने के लिए परमिशन दी गई। मैं किसी लड़की के अगेंस्ट नहीं हूँ कि उसको परमिशन क्यों दी गई, मैं सिर्फ इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आपने रूल अगर उसके लिए फ्लेक्सिबल हो गए तो लड़कों के लिए आप रिजिड कैसे हो गए। रूल तो सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो तो लड़की और लड़का कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये कहते हो ना, यही तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। तो फिर पार्शियलिटी क्यों? लड़कों का भी हक बनता है, हमारा भी राइट बनता है। अगर आप जिस जगह पे लड़कों को मना कर रहे हो कि यहाँ मतलब सिंगल को अलाउ नहीं किया जा सकता, वहीं आप सिंगल लड़की आर्टिस्ट को आप अलाउ कर रहे हो और पूरी ग्राउंड में वो गा रही है ना। तो मेरा किसी आर्टिस्ट के साथ कोई वैसा नहीं है, मेरा सिस्टम के साथ एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप प्लीज़ हमें भी कंसिडर करिए। हम भी कुछ कर रहे हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कर रहे तो आप हमें कहिए कि आप यहाँ गलत हो, आप ऐसा करो। आप हमें कहिए ना कि आप रियासी के लिए क्या चाहते हैं, आप कौन सा अवार्ड चाहते हैं, कौन सी आप चीज़ चाहते हैं, हम कौन सा कल्चरल अपनी योगदान करें, आप हमें कहिए। हम वो डिज़ाइन करते हैं वैसे प्रोग्राम जी। तो शुरुआती दिनों में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा और फैमिली से कितना सपोर्ट रहा आपको?
जी, शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो देखो, स्ट्रगल के लिए हम शिकवा नहीं करेंगे कि हमें स्ट्रगल करना पड़ा हो ऐसा, है ना, वैसा कोई हम फीलिंग नहीं देंगे। स्ट्रगल वो टाइम होता है ना जो आपको खरा सोना बना देता है। भगवान स्ट्रगल हर बंदे को नसीब करे, मैं तो ये कहता हूँ। स्ट्रगल इंसान को सोना बना देता है, और हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए। स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, वी आर नॉट स्ट्रगल या वी आर नॉट एस्टेब्लिश्ड, है ना। हम स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। शुरुआती दिनों में तो हर एक फील्ड के बंदे को परेशानी आती है। कोई स्पोर्ट्स में जाएगा, क्रिकेटर बनने के लिए जाएगा, तो घर से कहेंगे तेरे को तो, मुझे घर से मेरे पापा कहते थे कि तुझे मैं पढ़ा रहा हूँ कि तू ऑफिसर बने, कोई अच्छे रैंक पे जाए, IAS करे, कुछ करे, और तू तो गाने बजाने में लग गया। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका माइंडसेट अलग तरह का है। वो इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं समझते, म्यूज़िक को इतना वो प्रेफरेंस नहीं देते, इतना इसकी वो नहीं समझते कि इसका क्या है। और एक तरफ से वो सही भी कहते थे कि स्कोप बहुत कम है म्यूज़िक में, आज भी कम है। आज हम देखते हैं हमारे रियासी डिग्री कॉलेज में म्यूज़िक का सब्जेक्ट तक नहीं है। कई वहाँ के हमारे छोटे भाई बहनें लोग आते हैं कि सर आप हमें सिखाइए, है ना। अब हमें तो, अगर हम म्यूज़िक के हिसाब से बात करें तो हम अभी इस काबिल नहीं हुए किसी को सिखाएं। लेकिन जब हम अपना वक्त याद करते हैं, है ना, तब उन आर्टिस्ट को अपनी जगह देखते हैं कि एक वक्त पे हम भी यहाँ थे और हमारे जो सीनियर थे हमारी हेल्प नहीं करते थे, उनकी क्या मजबूरी थी हमें पता नहीं। वो चीज़ सोचकर हम सोचते हैं कि जितना हमें आता है भाई आप सीख लो, है ना। उसलिए हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो हमने गंधर्व विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक, मैंने और सिंह गुरजीत भाई ने हमने मिलकर एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया। उसके लिए थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, हमें परमिट किया गया उसके लिए कि आप ये करें। और DC मैम इंदू कंवल जी ने बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, कहा और अप्रिशिएट किया कि यू आर द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने इस बात के लिए इनिशिएटिव लिया कि जो हमारे बच्चे आर्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ करें, है ना। मतलब बाहर से तो कोई आएगा नहीं ना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो जितना हमें आता है उतना तो सिखा दें, जो नहीं आता होगा उस्तादों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुरुजी कृपा करो जी। तो चलो, रियासी अपडेट्स की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही कम से कम हमारे अपकमिंग जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि वो भी उनकी जो मतलब सपने हैं उसको अचीव कर सकें। तो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताइए। अपकमिंग हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे पेंडिंग है। DS प्रोडक्शन और चमन लहरी प्रोडक्शन पर आपको डोगरी से रिलेटेड बहुत अच्छा स्टफ़ मिलेगा। हम अच्छी वाली डोगरी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो भाई लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनके लिए भी हम बहुत अच्छा मसाला लेके आएंगे, और जो हमारे मिडिल जनरेशन है और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए भी हम बहुत अच्छा स्टफ़ लेके आएंगे। आप हम पे विश्वास रखिए। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले तो जो आया हुआ अभी हमारा इश्क दा रोग गाना, वो आप सुनिए, उस पर आप अपने रिव्यूज़ दीजिए, उस पर आप अपना प्यार दीजिए। आप हमें बताइए कि उसमें क्या कमी है, जो अच्छा है उसका आप तारीफ़ कीजिए, हमें मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और अगर आप तारीफ़ नहीं करते तो चलेगा। आपके रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सजेशन हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें सही करने पे इम्प्रूव करेंगे हमारी। और उसके अलावा हमारे CL प्रोडक्शन, चमन लहरी प्रोडक्शन जो मेरे नाम पर ही है, ये प्रोडक्शन, इस पर बहुत जल्द हमारा गुरु वंदना आएगी, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, शूटिंग के लिए अपॉइंटमेंट हम ले चुके हैं। विदिन डेज़ उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द वो आपके सामने होगी। गुरु वंदना होगी, उसके बाद एक गणेश वंदना, उसके बाद एक माता रानी की भेंट होगी, उसके बाद हम डोगरी प्रोजेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ साइड बाय साइड गुरजीत भाई जी का एक बहुत खूबसूरत गाना एक तो हो चुका, उसके साथ साथ एक और कवर सॉन्ग आएगा, और एक पंजाबी गाना बहुत अच्छा उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है। उसके बाद डोगरी कवाली है, वो हमने दोनों ने करनी है। उसके बाद क्लासिकल मैशअप हमने इकट्ठे करना। इतना हमारे पास प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम स्पॉन्सर कहाँ से ढूंढेंगे इतने बड़े बड़े, है ना। क्योंकि उस माता रानी की कृपा से मतलब लिखने की कोशिश करते रहते हैं, तो अच्छे बहुत सारे गाने मैंने, मुझे लगता है 20 के लगभग गाने मैंने डोगरी लिख के रखे हुए हैं, जिसमें कल्चर से रिलेटेड गाने हैं, सोशल इश्यूज़ पर लिखे हुए गाने हैं, पानी को बचाने के लिए गाना लिखा हुआ है मैंने, जल संरक्षण के ऊपर, पेड़ पौधों को बचाने के लिए गाने, मैंने सोशल इश्यूज़ पे भी बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं। फिर उसमें रोमांटिक गाने भी हैं, सैड सॉन्ग भी है, कव्वाली टाइप भी हैं, गज़लें भी हैं, हर चीज़ लिखी हुई है। अब हमें 1 by 1 उस चीज़ को रिलीज़ करना है। बस आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। तो ज़िंदगी में गलतियाँ तो बहुत सारी हम करते हैं, पर क्या आपकी लाइफ की कोई ऐसी गलती जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? देखो जी, मैं गलतियों का पुतला हूँ, कदम पर गलती करता रहता हूँ, और अच्छी बात यह है कि फिर सीखता भी रहता हूँ, है ना। कोई गलती कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, मैटर ये करता कि आप किस गलती से सीख कितना रहे हो।
कई बार छोटी सी ठोकर पर इंसान बहुत बड़ी बात सीखता है, कई बार बड़ी ठोकर के बाद बंदा कुछ भी नहीं सीखता, है ना। तो गलतियां तो इंसान सारी ज़िंदगी करता रहता है ना। गलतियों का सुधार होता ही रहता है, होना भी चाहिए। हाँ, ऐसे बिटर एक्सपीरियंस तो होते ही हैं इंसान के, कड़वे ज़िंदगी के कड़वाहट जो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर वो शेयर करूं, और मुझे पता है जिनके लिए मैं बोलूँगा उनको लगेगी बात, है ना। तो मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। कई बार मुझे कटाक्ष किया गया कि तू क्या रिदम करेगा भाई, है ना, या मेरे हाथों से ढोलक छीन ली गई। जो सीनियर आर्टिस्ट थे, उनकी उस चोट ने मुझे अच्छा रिदमिस्ट बना लिया। कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं किसी सिंगर के बैकग्राउंड पीछे गा रहा हूँ तो मैं पीछे हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी जड़ों से अपने उस सक्सेस रूपी जो आपका पेड़ है उसको आप बना रहे हो। जितना आप जड़ों से जुड़ोगे उतना आप आगे जाओगे, है ना। तो बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंस रहे हैं मेरी ज़िंदगी के, बहुत सारे ऐसे रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने मुझे यूँ समझें कि उस ठोकर ने अच्छा गाने के योग्य बना लिया। फिर कुछ ऐसे लोग थे म्यूज़िक में जिन पे हमने विश्वास करके कि जी हमें सिखाएंगे ये, तो उन्होंने हमें यूज़ किया अपने तबले ढोलकियाँ उठाने के लिए। चलो यार मुनीम को चल मेरे करने, है ना। सिखाना कुछ नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने सिखाया कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने म्यूज़िक नहीं सिखाया, ये तो मुंह पे कहता हूँ। उन्होंने ये सिखाया कि भाई आंखें बंद करके किसी पर विश्वास मत कर लो, ये सिखा लिया उन्होंने। अब उनकी क्या मजबूरी थी, उनको आता था कि नहीं आता था? नहीं आता था इसलिए नहीं सिखाते थे, या फिर उनको ये लगता था कि ये सीखेगा तो हमसे आगे जाएगा, या उनको ये लगता था कि नहीं इसको नहीं सिखाना चाहिए, या फिर मैं इस काबिल नहीं था कि यार, उनको ये लगता था कि अभी 10-15 साल इसकी। मैं जो आज के जो उस्ताद लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बच्चा आज की डेट में, क्योंकि आज के वक्त में किसी के पास वक्त नहीं है, ज़माना बहुत शॉर्ट हो गया है, लाइफ स्पैन भी कम हो गया है ना। मतलब आज के जो सिंगर्स हैं उनके अंदर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, पैशंस नहीं है। तो आप प्लीज़ उनका आप परीक्षा लीजिए मत, लेंगे तो वो फेल हो जाएंगे, है ना। आप कृपा कर दीजिए, हाथ यूँ करके जो आता है सिखा दीजिए उसको, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी इंसान का टाइम वेस्ट करना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस करना है, इसलिए किसी का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू। तो आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी बात जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं हर बात, एक्चुअली मेरा कोई फ़ैन नहीं है, मेरे सब प्यार करने वाले भाई लोग हैं, चाहने वाले हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उनको मेरा अच्छा लगता है गाना जो भी है ना, मेरा व्यक्तित्व अच्छा लगता है, या मतलब उनका आशीर्वाद है, उनका बड़प्पन है कि वो मुझे प्यार करते हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूँ कहता हूँ कि मैं ये आपके प्यार का जो कर्ज़ है ये मैं चुकता कैसे करूँगा, है ना। तो मैं शेयर क्या करूँ, मैं तो सब कुछ उनके सामने खुली किताब हूँ, जो मैं अंदर हूँ वही बाहर हूँ, मैं कह ही देता होता हूँ, है ना। बस यही कहूँगा, सबसे बड़ी ही बात कहूँगा कि आप अच्छा म्यूज़िक सुनिए बस। अगर आप अच्छा वाला म्यूज़िक सुन लेंगे, यूँ समझे कि आप हमारे मरने के बाद, हमारे मरने से पहले आपने हमें श्रद्धांजलि दे दी। क्योंकि ऑडियंस ही वो शक्ति है जो हमारे साहित्य को कैसा है और कैसा होना चाहिए ये बनाती है। आप अगर ऑडियंस, जो सिंगर कुछ भी गा रहा है उसको आप प्रेफरेंस देना शुरू कर दोगे, वाह देनी शुरू कर दोगे, झूठी वाहवाही, वो बार बार वही चीज़ गाना शुरू कर देगा, वो इम्प्रूव नहीं करेगा, है ना। जितना आप अच्छा चाहते हो कि हमारा साहित्य हो, आप उतना अच्छा सुनिए। आप क्लासिकल सुनेंगे, आप ये उम्मीद कीजिए कि चमन के या गुरजीत भाई की तरफ से, या कोई भी जितने भी सिंगर हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं उनकी तरफ से आप अच्छा कुछ सुनने की अपेक्षा करें हमसे, है ना। हम अपने कल्चर से रिलेटेड डोगरी, हम आपको फोक सुनाएं, हम आपको पाखें भी सुनाएं, है ना। हम आपको क्लासिकल की भी कोशिश करें सुनाने की। गा तो नहीं सकते, बहुत दूर की बात है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, है ना। तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है मेरी कि जिन सिंगर्स ने बिना मेहनत किए, जो चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि म्यूज़िक इज़ जस्ट कप ऑफ टी, उसको पिएंगे हम सिंगर बन जाएंगे, जो ये सोचते हैं कि म्यूज़िक बिना मेहनत किए हुए हम मज़े से कर लेंगे, जो कहिए, है ना, मजाक है। जो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी में वो म्यूज़िक कर ले, तो उन लोगों को आप सिर पे मत चढ़ाएं। बस ये मेरी इल्तिजा रिक्वेस्ट है। जो इंसान सच्ची में मेहनत करता है ना, और जो आपको अच्छा चीज़ दे रहा है, अच्छा कंटेंट दे रहा है, आप उसको प्यार दीजिए, है ना। इसमें मेल फीमेल वाली बात ही नहीं है। कुछ आर्टिस्ट हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं किसी को, हालांकि मैं किसी इंटरव्यू में ये नहीं कहता कि किसी पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सिंगिंग पर कटाक्ष नहीं करता हूँ, है ना। लोगों को खुद चुभती है बात, तो ये उनका अपना मसला है। मुझे एक भाई ने फ़ोन किया था
कि भाई यार एक लड़के ने कहीं वीडियो बनाई हुई है, हमने हमारा इंटरव्यू हुआ था, एक लड़के ने उसके जवाब में कहीं वीडियो बनाई, मुझे नहीं पता लड़का कौन है कौन नहीं है, उसने मुझे कहीं बोला हुआ इंटरव्यू में। मेरे भाई जी ने मुझे फ़ोन किया कि चल भाई देखना यार, हालांकि मैंने वो देखा नहीं खोल कर। उन्होंने मुझे बताया कि उसने बोला हुआ कि आपने पता नहीं रैप को और हिप हॉप को आपने पॉइंट आउट किया हुआ है, कटाक्ष किया हुआ है कि हिप हॉप घटिया चीज़ है, रैप जो है घटिया चीज़ है ना। और फिर पता नहीं क्या कहा हुआ है कि तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें जी, तुम लोग ये मत समझो वो मत समझो, तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं अगर किसी आर्टिस्ट को वाकई में ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ वो हमारा इंटरव्यू एक बार फिर से सुने, है ना। अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने वहाँ पे हिप हॉप का नाम लिया हुआ है और फिर बोला हुआ कि ये गंदी चीज़ है ना, हमने क्या बोला था अब इस इंटरव्यू में आप सुने। हम लोग जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग गाते हैं ना, हमें उसकी ABCD पता है। हमारे गुरुओं का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। हमें 15 साल हो गए गाते हुए भाई, है ना। सीख कर गाने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं आगे। ऐसा नहीं कि हम लोग स्टार बन गए, हम लोग परफेक्ट हो गए, नहीं, हम लोग सीख रहे हैं, है ना। कितनी % सीखा ये पता नहीं है। अगर आपको क्या लगता है हमको रैप पसंद नहीं है, आपको क्या लगता है हमें हिप हॉप पसंद नहीं है? भाई जिस लेवल का आप करते हो उस लेवल का पसंद नहीं है हमें। मैं हनी सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा। और उन हनी सिंह जी के बराबर तो वोकल कर ही नहीं सकता कोई, बहुत कम लोग ऐसे जो करते हैं। मैं बोहेमिया साहब को सुनता हूँ, है ना। आप बात करो हिप हॉप की, मैंने तो नाम नहीं लिया, आप मुझे बता दें हिप हॉप के एलिमेंट्स पता है आपको कितने होते हैं? क्या आपको हिप हॉप का बेस पता है कि शुरू कहाँ से होता? एक बर्थडे पार्टी से उसका ओरिजिन हुआ था, मुझे नाम भूल गया, सॉरी, उनका जिन्होंने इसका इजाद किया था हिप हॉप का। ये मजाक में ही एक स्टाइल ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया। और एक बात और बता दूं, जो रैप करता है वो सिंगर नहीं होता भाई, वो परफॉर्मर होता है। और रैप जो है ये स्टाइल ऑफ सिंगिंग में नहीं आता, ये सिंगिंग को फिलअप देता है, नो डाउट। ये एक सिंगिंग में एक नया सा तड़का, नया सा मसाला लाता है। पर इंडिविजुअली रैप इज़ नॉट अ स्टाइल ऑफ सिंगिंग, जोनर नहीं है अलग से सिंगिंग का। ये एंटरटेनमेंट का एक एंटरटेनमेंट जोनर है ना। और ना ही हिप हॉप कोई स्टाइल ऑफ सिंगिंग है। हिप हॉप इज जस्ट आई थिंक इट्स अ डांस स्टाइल परफॉर्म्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ म्यूजिक, है ना। हिप हॉप बेसिकली इसको कई जगहों पे इसको सिर्फ डांस की ही परिभाषा देते हैं कि हिप हॉप इज जस्ट अ डांस परफॉर्म्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूजिक, है ना। तो आप ये मत सोचें कि हमें रैप पसंद नहीं है। आप अच्छा बड़ा रैप दीजिए, हम आपके फ़ैन हो जाएंगे भाई, आप हमारे उस्ताद, हम आपके चेले हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा तो दीजिए यार। बेसिक संस्कार है जो म्यूज़िक से पहले आने चाहिए, जो हमने सीखे हैं म्यूज़िक से पहले, म्यूज़िक बाद में सीखा। मेरे गुरुजी ने कहा था मुझे कि बेटा म्यूज़िक को सीखने से पहले इसको डाइजेस्ट करना सीखना पड़ेगा, इसको पचाना, क्योंकि सक्सेस हासिल करना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन रखना, उस पर बने रहना मुश्किल है। मैंने ना हिप हॉप के लिए कुछ कहा, ना रैप के लिए कहा। मैंने ये कहा कि आप जो कर रहे हो वो कम से कम उसको, अगर वो आप उसको हिप हॉप का नाम दे रहे हो तो जस्टिस करो उसके साथ, उसको हिप हॉप ही दो। अगर आप रैप कर रहे हो तो जस्टिस दो, बीट में दो, उसके लिरिक्स अच्छे हों, है ना। आप कुछ भी लिरिक्स जोड़ दोगे क्या वो रैप थोड़ी बन जाएगा? आप हनी सिंह जी के रैप सुनिए, आप रफ्तार बोहेमिया साहब के रैप सुनिए, है ना, क्या उनमें वर्ड उसने जोड़े होते हैं। तो मेरी तो बेस्ट विशेस सभी आर्टिस्ट को है। अपने टाइम की बात करूँ तो मुझे यहाँ रियासी में कोई सिखाने वाला ही नहीं था। मैं रोता था कि कोई मुझे सिखाए, कोई मुझे ये बताए कि सा कौन सा होता है यार, कोई मुझे बताए कि ये जो मैं गाना ये वाला गा रहा हूँ ये कौन से राग में है। रियासी में किसी ने मुझे सिखाया ही नहीं, और हमारे पास पैसे नहीं होते थे। हम लोगों ने किस तरीके से फिर घर छोड़ा, घर छोड़ के खुद खाने बनाने, खुद बर्तन साफ़ करने, खुद अपने कपड़े साफ़ करने, खुद कमरे को मेंटेन करना, खुद सब कुछ करना, फिर पैसों का अरेंजमेंट भी खुद करना, और फिर म्यूज़िक सीखा। म्यूज़िक की फ़ीस भी देते थे हम। तो चमन जी हमें ये बताइए कि आप अपने दिन में सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ को देते हैं? एक्चुअली लॉकडाउन में तो मैं अपने परिवार को ही दे रहा हूँ तो वैसे अगर मैं जनरली बात करूँ तो म्यूज़िक से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना। म्यूज़िक को ही टाइम देता हूँ। हालांकि मैं रियाज़ के लिए टाइम कम दे पाता हूँ कई कारणों से, लेकिन रियाज़ नहीं कर पाऊँ तो कम से कम सुन लेता हूँ, अच्छा ना। मतलब अगर सपोज़ करो मैंने सुबह रियाज़ नहीं कर पाया कुछ भी किसी कारणवश, तो शाम को कोई बड़े उस्ताद जैसे अपने मोहम्मद रफ़ी साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी साहब, रविशंकर जी, अपने इस तरह के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, है ना, इनको मैं सुनता हूँ, फिर मुझे सुकून मिलता है। मैं ऐसे खाना खा लूँ, अगर मैं रियाज़ नहीं किया होगा मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ सुनकर मैं फिर मुझे सुकून मिलता गया, हाँ नाउ आई एम बेटर। बचपन की ऐसी कोई शरारत जो आपको याद हो? एक्चुअली मैं म्यूज़िक में आने के बाद शरीफ हुआ हूँ, पहले मैं एक नंबर का शरारती तो कोई कैसी शरारत?
बड़ी सारी शरारतें मेरी हैं। अब मैं एक वाक़या साझा करूँगा। मैं और मेरी सिस्टर हम पहाड़ में होते थे मेरे गांव में। रणसू शिवखोड़ी से ऊपर एक गांव है, संगड़ करके गांव है, वहाँ का मेरा बर्थ है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। बहुत अच्छी जगह है वो, स्वर्ग मेरे लिए तो स्वर्ग ही है। वहाँ खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत होते हैं और गांव होता है, सब प्यार से रहते हैं वहाँ पे लोग। तो हमारे एक भेड़ थी छोटी, वो हमारे बाउंड्री से, यानी कि जो बाउंड्री वॉल होती है उससे बाहर चली गई, किसी के खेतों को क्रॉस करके कहीं और दूर चली गई, जंगल की तरफ चली गई। और मम्मा और पापा ने भेजा कि जाओ उसको लेके आओ आप। हम गए, उसको हमने रस्सी से बांधा हुआ है ना, पीछे पीछे उसको, किसी के खेतों से निकल रहे हैं हम लोग। पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में शरारत आ गई। मक्की लगी होती है ना, उसको ऐसे करके मारना ऊपर से ज़ोर से। अब तब वॉलीबॉल खेलते थे तब लोग, कुछ लोग ना, उनको देख के ऐसे उछल करना, उस पर स्मैश कर रहा हूँ मैं, तोड़ रहा हूँ उसको। मेरी सिस्टर भी शुरू हो गई। हमने इतनी मक्खियाँ तोड़ दी, पूरे रास्ते जितनी थी ना, साइड से जितनी मक्खियाँ थी सब की सब तोड़ दी हमने, गिरा दी नीचे। तो जो जिनकी हमने मक्खियाँ तोड़ी वो हमारे घर आ गए। उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्या बोलते हैं ना, CID कैसे लगा दी उन्होंने हमारी, कि जो हमने भेड़ थी ना हमारे पीछे पीछे, उसके पैरों के निशान लगते गए जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। तो वो पैरों के निशान देखते देखते हमारे घर पहुँचे। कहने लगे कि हम आपके घर से बच्चे कहाँ गए थे? मम्मा बोलते भेड़ लाने के लिए गए थे। कि अच्छा। अब उनके दिमाग में तो चल गई बात कि नहीं, बात तो है कुछ, है ना, इवनिंग शाम का समय है, तो ये लोग क्यों आए? कहने लगे कुछ नहीं, इनको कहना कुछ नहीं। इन्होंने मक्खियाँ तोड़ दी हमारी बहुत ज़्यादा। इनको समझा दो कि कहीं आपकी वाली अपनी वाली मक्खियाँ तोड़ना शुरू कर दें, तब खाना क्या है फिर। तो यूँ समझो कि फिर जान पे बनाई। फिर कौन बचाए, है ना। एक मम्मा से पड़े, दूसरी पापा से पड़े। हालांकि मुझे मेरी मम्मा ने बचा लिया और पापा ने मेरी सिस्टर को बचा लिया, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे पापा के लाडली है और मैं अपनी मम्मा का लाडला हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, सज़ा हमें क्या मिली कि जाओ भाई, जितनी मक्खियाँ तोड़ी है ना सारी इकट्ठी करो और इकट्ठी करके ला के उनके घर पे आपने मतलब छोड़नी है। हम गए, अंधेरा हो गया है, रो रहे हैं, मक्खी इकट्ठी कर रहे हैं, है ना। उनके घर पे छोड़ी और आते समय उन्होंने फिर 10-10 मक्खियाँ दी हमें कि घर ले जाओ। हम ना ले, कहीं नहीं, ले जाओ आप। फिर हमने लाई वो। उसके बाद वो एक शरारती, और बड़ी सारी शरारतें ऐसी हैं हम करते थे जी। तो किसी एक डोगरी गाने की 4 लाइनें हो जाएं। जी, हमारे भाई सिंह गुरजीत का गाना रिलीज़ हुआ है, इश्क दा रोग, उसकी लाइनें सुनाता हूँ 4। नीए इश्के दा पैड़ा रोग है, कैसी कर दे प्यार भला हो, आखा मन दे नी मेरा लोग वे, कैसी लुटिया प्यार भला हो। नी मैं दर टेके मत्थे ते वर्त भी किन्ने रखे, मिगी लभ्या नी कोई सच्चा, नी मैं आन गवांडी दिखे, मेरा मुक्या नी हाले तक सोग वे, कैसी कर दे प्यार भला हो। नी इश्के दा पैड़ा रोग है, कैसी कर दे प्यार भला हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आपको यस और नो में देना है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपने अपने कभी पेरेंट्स को अपने किसी क्रश के बारे में बताया है? मैं अपने पेरेंट्स से कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, उनको मेरे बारे में सब कुछ पता होता है, नहीं छुपाया जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब छोटे होते एज अ शरारत या कभी कुछ ऐसी कि दुकान से कुछ मुफ्त में लेके खा लिया? नहीं, ऐसा नहीं कभी नहीं ऐसा जी। तो कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि बिना नहाए आप घर से बाहर चलेंगे? हाँ, सर्दी के दिनों में। जी। तो हम लोग मतलब बचपन में, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होके भी जिनको अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि सडन लाइट बंद हो गई और आप डर गए? नहीं, अंधेरे से नहीं डरता हूँ मैं। जी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे किसी से, या कोई अननोन हमें रिक्वेस्ट करता है या हमें मैसेज करता है और हम लोग उससे एज अ अननोन बात करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो कोई हमारा फ्रेंड ही हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तो कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है? हाँ, बड़ी बार हुई है। एक बार मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, 9th में हम इकट्ठे पढ़ते थे, तो वो उसने क्या किया, ID बनाई लड़की की ना, लड़की की अच्छी वाली फ़ोटोज़ लगाई मॉडल्स की। तो मुझे आई एम योर बिग फ़ैन, आई लव योर सिंगिंग, आई लव योर हेयर स्टाइल। जब मुझे उसने हेयर स्टाइल बोला, मैं कहा भाई मेरा हेयर स्टाइल तो है ही नहीं इतना अच्छा। फिर मुझे लगा, मैं कहा भाई यार मुझे ना आपके फ़ीमेल होने पे शंका हो रही है।
मैं आप कौन हो, आप मैं कहा बताओ मुझे, है ना। तो मैं कहा नहीं तो ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे पता था कि कोई है, मेरा दोस्त ही है, ऐसे लग गया, उनकी बातों से लग गया, क्योंकि उसकी बातें कुछ ऐसी थी जो राज वो बता रहा था मुझे, है ना। वो तो मैंने किसी लड़की के साथ साझी कभी की नहीं, है ना। तो वो मुझे लगा नहीं 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 ये को है। मैं कहा भाई मुझे पता है आप मेरे कोई दोस्त हो, पर हो कौन। फिर उसने बताया मुझे और फिर हम मिले और इस वक्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो जी। तो मतलब ऐसा हुआ है आपके साथ। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में आपने किसी का होमवर्क कर दिया किसी चीज़ के बदले में? बहुत बार एक्चुअली मुझे लिखने का बहुत शौक़ है बचपन से ही, और हिंदी बहुत अच्छी लिखता हूँ मैं। तो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मुझसे ना बहुत ज़्यादा होमवर्क करवाया हुआ है मेरे दोस्तों ने, और मैं तो शौक़ से करता था, लेकिन उनको लगता था यार, कई बार मुझे बोलते यार मैं 4-4 कापियाँ दे रहा हूँ, आप होमवर्क करके दे रहा है यार, हैं तुझे कहीं गाली वाले तो निकालता है कहीं। मैं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता था कि मेरी जो नोटबुक्स हैं वो कम है और दोस्तों की ज़्यादा हैं, तो घर पे आके लिखना। एक्चुअली मैं ज़्यादा स्पीड लिखने की कोशिश करने के लिए, अपने हाथ की प्रैक्टिस करने के लिए वो लिखता था, अपने फ़ायदे के लिए। तो उसके बदले में मुझे फिर खाने पीने के लिए क्या कर देते थे वो लोग, है ना। कभी क्या ले आना, कभी क्या ले आना, कभी उन्होंने कुलचे खिला देने मेरे को, कभी क्या कर देने, उस वक्त यही होता था, है ना। थैंक यू सो मच। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमारी रियासी के या मतलब हमारी डिस्ट्रिक्ट के जो ऐसे लोग जो अभी सिंगिंग में ट्राई कर रहे हैं, हमारी अपकमिंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली मैसेज मैं क्या दूंगा, मैं बस सलाह ही दूंगा बड़ा भाई होने के नाते, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक हमें पता है, हम लोग 3 ही ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने म्यूज़िक में मास्टर्स की है। हमारे गुरजीत भाई जी हैं, सिंह गुरजीत जी, संजीत थॉमस जी कटरा के हैं, और एक मैं हूँ। उन्होंने खैर संजीत जी ने तो PhD भी करी है, वो तो मुंबई में उन्होंने किया। अच्छा, गुरजीत भाई ने प्रोफेशनली जो है ग्रेजुएशन की हुई है फाइन आर्ट्स कॉलेज से। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ, अब बचपन से एक्चुअली मेरा बचपन जो बीता है ना, वो इस ऐसे माहौल में बीता है कि मतलब मुझे संस्कार बहुत अच्छे मिले हुए हैं। मेरी खुशकिस्मती इस बात की है। मेरे जो दोस्त थे वो सब रामायण, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने वाले थे, है ना। इवन मेरे घर का माहौल वैसा था। मेरे पिताजी हमें बिठाते थे, उन्होंने आसन लगाना और बिठाना, ये बैठो, ऐसे जोत जगाते हैं, ऐसे धूप दिखाते हैं, ये माता रानी मतलब ये माँ भगवती हैं, इनका ये महिमा होती है। मेरी माँ, उनसे हमने भजन वो गाते थे, वो सुने हमने। फिर मेरी मॉम जो थे वो रेडियो की बहुत इंटरेस्टेड थी, शौकीन थी। उन्होंने सुबह सुबह 4 बजे, उस वक्त रेडियो ही एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत खजूरिया, एडमिशन काउंसलर हूँ NOS का प्रशांत पब्लिक स्कूल में। NOS एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिससे आप अपनी 10th और 12th बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें या विजिट करें हमारे प्रशांत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में। थैंक यू वेरी मच। तो मेरी मॉम ने सुबह सुबह रेडियो ट्यून करना, उस पर क्लासिकल भीमसेन जोशी साहब के जो है वो भजन आने। उसके बाद मुझे आज भी याद है, ऐसे तो शादियों में जो फोक सिंगिंग होती है ना, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बचपन में छोटा होते जब मैं जाता था शादियों में जाना अपने पेरेंट्स के साथ, तो राउंड सर्कल में हमारे बुज़ुर्ग लोग बैठे होते, उन्होंने भाग का जो स्टाइल है वो सुनना मैंने। तो तब मेरे मॉम कहते हैं, मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है जब 2-3 साल का था मैं तोतली बातें करता था। तो मतलब मैं बड़े जल्ले अंदाज में ही वो फोक स्टाइल गाया करता था, और ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलना। कई बार मुझे घर वाले बोलते थे कि चुप कर, इतने क्यों चिल्ला रहा है, गला बैठ जाएगा तेरा, है ना। ये मुझे बात अभी रिसेंटली मेरी मॉम ने बताई। तो ऐसे फ़िल्म का गाना जो सबसे पहले मैंने गाया, यूँ तो सुने मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को मैंने बहुत सुना है, उनके गाने। अगर वो नहीं होते तो मैं म्यूज़िक में नहीं होता। तो मुझे लगता है वो गाना है कि गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। ये गाना मैं बचपन में सुनता था। फिर एक बार मेरी बचपन से मेरी जो मेमोरी इतनी अच्छी थी कि अब देखो उस वक्त तो कोई और सोर्स था नहीं, तो रेडियो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो मैंने क्या करना, एक बार गाना सुनकर मुझे पूरा गाना वो लर्न हो जाता था। तो वैसा ही गाना फिर मैंने
एक बार क्या हुआ, प्रोग्राम था तो प्रोग्राम के आखिर में जैसे होता है ना कि अब हमें आज की सभा यहीं संपन्न होती है, अब आप हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। तो उसमें फिर गाना बजा वो, आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना चाहे बातें जितनी, अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। ये गाना मैंने सुना जब तक वो, मुझे लगता है कोई 20 दिन के बाद वो गाना पूरा उस रेडियो पे आया, है ना। जब तक वो गाना वापस नहीं आया मैं उस गाने को गाता ही रहा हूँ, सोचता रहा हूँ, अपनी मॉम को बोल रहा हूँ कि मॉम जब ये गाना आएगा ना मुझे बताना, है ना। इतना मुझे म्यूज़िक के लिए क्रेज़ था, मैं पागल था टोटली म्यूज़िक के लिए, है ना। उस वक्त ये मैं समझता हूँ भगवान की बख्शिश है मुझे कि मैं बचपन से ही म्यूज़िक को सोचता हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने कई बार ऐसा होता था कि गाना कोई भी चीज़ चल रही है, 4 बजे मैं सोया होता था कई बार, तो मैं सोए हुए भी वो चीज़ सुन रहा हूँ, तो जागे हुए मुझे वो याद है पूरी। ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि तब मैं सोया हूँ जब वो गाना मेरी मॉम ने सुना 4 बजे तक लगभग, जब मैं 6 बजे या 7 बजे उठा हूँ तो वो चीज़ गा रहा हूँ, मतलब वो मेरे दिमाग पे छप गई है। ये मैं क्यों आपको साझा कर रहा हूँ अपने बचपन के एक्सपीरियंस। मेरे जो दोस्त लोग थे वो मुझे रामायण की कथाएं, हम 8 किलोमीटर, 8 नहीं मुझे लगता है 10 किलोमीटर के लगभग मैं पैदल अप डाउन करके पढ़ा हूँ मैं। संगड़ से रनसू शिवखोड़ी, वहाँ भगवान शंकर जी का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, वहाँ स्कूल। संगड़ से हमने रोज़ पैदल अप डाउन करना, अभी भी वहाँ पे सड़क नहीं है। तो हमने रास्ते में क्या करना, जो हमारे सीनियर होते थे, मैंने अभी जैसे पहले कहा कि सीनियर की इज़्ज़त करना सीख लो। जो सीनियर की इज़्ज़त नहीं करता उसकी फिर कोई इज़्ज़त नहीं करता, है ना। मैं अपने सीनियर के साथ ज़्यादा रहता था, है ना। तो उनके साथ उन्होंने रामायण की बात करनी और मैंने सुनते रहना, मैंने बोलना मुझे पूरे पात्र जितने भी हैं, रावण जी के पिताजी का नाम क्या था, महर्षि विश्रवा, है ना, उनकी माता जी का नाम, उनके नाना जी का माल्यवान वगैरह, वो सारे मुझे याद थे बचपन से ही। संगत अच्छी है। तो रामायण में लिखा है कि गगन चढ़ ही रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिल ही नीच जल संगा, कि जैसा हम संग करते हैं वैसा हम हो जाते हैं। आज का जो यूथ है ना, अब देखो मैं किसी सिंगर को कटाक्ष नहीं कर रहा, यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता मैं, ना कोई करे। आज का जो यूथ है देखो, आप सुनिए सबको, भाई आप फैन सिद्धू मूसेवाले के हो, आपको नुसरत साहब कहाँ से पसंद आ जाएंगे। आप सलामत अली खान साहब या पंडित भीमसेन जोशी साहब की गायकी को कैसे इवैल्यूएट कर पाओगे। आप उनके भी फैन हो जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है भाई, आप सबको तो सुनो, है ना। कुएं के मेंढक नहीं बनना है, इस दुनिया में एक ही गायक नहीं है। सिद्धू मूसेवाले का बहुत नाम है नो डाउट, लेकिन वो एक, ही इज़ नॉट वन एंड ओनली सिंगर इन दिस वर्ल्ड, है ना। आप अलग अलग सुनो भाई, आप फ्री हो, आप उनके फ़ैन रहो, कोई इशू नहीं है। मैं रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ, मैं आशा भोसले जी का, आप मैं लता मंगेशकर जी का, मैं नुसरत साहब का, सलामत अली खान साहब का, पंडित भीमसेन जोशी साहब का, रविशंकर जी का, मैं ऐसे उस्तादों का फ़ैन हूँ। तो ऑब्वियसली मैं म्यूज़िक अच्छा ही सुनूंगा। आप अच्छा जब तक सुनोगे नहीं, आप तब तक अच्छा गा नहीं पाओगे। आप सुनो, आप पंजाब के हर सिंगर को सुनो, हम भी सुनते हैं, हम सबको सुनते हैं, है ना। लेकिन सबको सुनने का मतलब ये नहीं कि आप एक को सुनो फिर बाकियों को गाली निकालना शुरू कर दो। आप कम से कम सुरीले जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे क्लासिकल के जो उस्ताद लोग हैं, एक बार गलती से ना जिगरा करो, आप हौसला रखो यार, कुछ नहीं होता है, सुन के देखो उनको आप। और जिस दिन फिर आप उनको सुनकर आपको जो आनंद आएगा ना, फिर वो आनंद आपको फिर और किसी में नहीं आएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। एक शिव तांडव स्तोत्र है, सॉरी, लंकापति रावण ने वो बनाया था, है ना। रैप जो है, ऐसी शैली जो है ना, ये वहाँ से विकसित हुई। आप देखेंगे उसकी टोन बिल्कुल रैप से, वो है जटाट विग गलत जल प्रवाह पावि तत्सले गले वले विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निनाद वड डमर वयम चकार तुंड तांडवम तनो तनो शिवो शिवम। इस तरह का आप वो सुनेंगे, वो तो रैप का ही एक, है ना। आप देखेंगे बीट वैसी चलती है। तो रैप का ओरिजिन बेसिकली इज़ फ्रॉम हियर। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब मैं कहने जा रहा हूँ कि आप अपने गुरु ज़रूर करें। बिना उस्ताद के बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि उस्ताद वो है जिन्होंने सब कुछ देखा हो, वो इस जहाँ आप खड़े हो यहाँ से वो निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं, उनको सब पता है ना। आप गुरु जरूर करें, उनसे आप सीखें। बिना सीखे बात नहीं बनती है, ये इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। साधना है, तपस्या है, म्यूज़िक जो है ये भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है ना। तो बस यही मैं दूंगा, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद आपका कीमती समय रियासी अपडेट्स को देने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक नए रियासी के कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप भगत को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।